दोस्तों, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, क्योंकि रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, दैट मींस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट मींस फैराडेज लॉ। तो बिना देरी के आप लोग हेडिंग डालें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या हम इसको फैराडेज लॉ भी बोलते हैं। फैराडेज लॉ। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोलिसिस में आपने दो टाइप के इलेक्ट्रोलिसिस को देखा था, एक क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस जिसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, और यहां पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस की प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी कि स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऑब्लिक मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है उसका या तो उसके अमाउंट की स्टडी करते हैं, या उसके नंबर ऑफ मोल्स की स्टडी करते हैं, या उसके वॉल्यूम की स्टडी करते हैं। तो देखें फैराडेज लॉ के बारे में सबसे पहले कैसे क्या हुआ। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आप लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। In 1831 माइकल, या मिचेल भी बोलते हैं कुछ लोग, मिचेल फैराडेज proposed a quantitative relationship for electrolysis, which are known as फैराडेज लॉ। समझे बात को। 1831 में फैराडे का फुल नेम क्या है? मिचेल फैराडे। तो इन्होंने प्रपोज किया था एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, किसके लिए? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन्होंने कब दिया था? 1831 में, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? फैराडेज लॉ के नाम से। तो एक एक करके हम फैराडेज लॉ को पढ़ेंगे। इन्होंने दो लॉ दिए थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ। तो देखें क्या है इनके अंदर, बहुत आराम से समझें। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ में आप देखें इन्होंने क्या डिफाइन किया था। फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या है? तो इसमें आप लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और यहां से आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर सकते हैं। द अमाउंट of substance, the amount of substance that is deposited, या amount of substance is deposited और लिबरेटेड को हम डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, लिबरेटेड
डिस्चार्ज भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड कहां पे होगा ये बताइए? एट द इलेक्ट्रोड, एट द इलेक्ट्रोड, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional to the, directly proportional to the amount of electricity, amount of electricity, amount of electricity को हम लोग बोल सकते हैं क्या? quantity of charge, quantity of charge, quantity of charge passed through the, क्या लिखेंगे? passed through the electrolyte, passed through the electrolyte। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के फर्स्ट लॉ में फैराडे ने क्या बोला था? द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट इज लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? कब? पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उस दौरान जो सबस्टेंस का अमाउंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है? दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जो अमाउंट होगा सबस्टेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, या इसी को हम लोग क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट मीन क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, आप स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये हमें रिलेशन बताया था। अब इस चीज को समझो। यहां से W क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। समझते हैं? एक बार फिर से देखें। क्या आप लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अब अमाउंट सबस्टेंस का या तो लिबरेट हुआ होगा या डिपॉजिट हुआ होगा किस पर? किसी एक इलेक्ट्रोड पर, या तो कैथोड पर या तो एनोड पर। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट ऑफ चार्ज। या तो आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे तब भी क्यू है, और अमाउंट ऑफ चार्ज बोलेंगे तो भी क्यू है। दोनों वर्ड लिख सकते हैं हम, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखे हैं। तो मैंने बोला द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान दें यहां पे। अब यहां पे W क्या है आपके पास? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जिस सबस्टेंस का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। और यहां पे Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब आप जानते हैं कभी भी हम लोग क्या होगा, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जो यहां पे इन्होंने यूज किया था Z इनटू क्या है? Q। तो यहां पे Z क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। ये तो कोई भी प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग रिमूव करते हैं तो इक्वल साइन लगा के हम वहां पे कांस्टेंट का यूज कर लेते हैं। तो हमेशा एक नाम तो कॉमन होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर इसका नाम है, वो क्या है? या तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे और या हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं बताइए? इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। Z को या तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक कॉमन नेम है, वैसे हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
अब यहां पे हम लोग एक चीज और जानते हैं, सिंस जो Q होता है वो किसके इक्वल होता है, I इंटू टी। I क्या है, करंट, आप लोग जानते हैं, और T क्या है, टाइम। और हमें ये भी पता है करंट जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। और टाइम को हम लोग सेकंड में लेके चले तो एम्पियर इंटू सेकंड। तो यहां पे चीज ध्यान रखना कि एम्पियर इंटू सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम। ये किसके अंतर्गत आया, हमने Q इक्वल आई इंटू टी लिखा था, आप जानते हैं। तो ये I किसका है, करंट का यूनिट है। एम्पियर, टाइम को हमने लिया सेकंड में, तो एम्पियर इंटू सेकंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम। आप जानते हो चार्ज किस में लिया जाता है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या, कुछ चार्ज को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम में। तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं कि W इक्वल Z इंटू आई इंटू टी। हमने क्या किया, Q को IT लिखा था, तो Q की प्लेस में हमने WIT यूज कर लिया। तो ये अब क्या हो जाएगा, W इक्वल ZI इंटू टी। बात समझ में आई आपको। अब हम लोग यहां पे देखें, यहां पे देखें एक्चुअल में हमारे पास जो ये Z है, इसकी जो वैल्यू Z जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिया है, ये किसके इक्वल होता है, Z इक्वल होता है E अपॉन 96500। ये चीज ध्यान रखना। कैसे होता है इसको हम ड्राइव करेंगे किसी एग्जाम्पल को लेके। तो अभी फिलहाल मैंने स्टार लगा लिया, और अभी मैं इसको ये भी बताऊंगा कि ये आया एक्चुअल में कहां से है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। अब एक चीज ध्यान रखना, और जो ये 9655 है, ये 1 फेराइडे के इक्वल होता है। 1 फेराइडे, 1F का मतलब फेराइडे इक्वल क्या होता है, 96500, इतना कूलम। एक्चुअल में ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ली जाती है 96500। अब ये कहां से आई, दोनों चीजें, ये इतना होता है और ये इतना होता है। तो इन दोनों को स्टार इसलिए लगा दिया कि है ये हमेशा लर्न रखने क्वेश्चन के दौरान। पर अब दिमाग में आया कि आप तो कहते हैं हर चीज का एक प्रूफ होता है, तो मैं इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं ये बताता हूं कि ये 96500, पहली बात तो ये अप्रोक्सीमेशन है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पर साइंटिफिकली जो सिंपल वे में यूज कर ली जाती वैल्यू अप्रोक्सीमेशन वाली, वो 96500 है, जो 1 फेराइडे के इक्वल होता है। अब ये कैसे आई होगी, तो उसके लिए आप हेडिंग डालें, एक नजर। एक नजर का मतलब कुछ खास बात। तो एक नजर में हमें बताइए आप, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सिंस चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, सब लोग जानते हैं, माइनस का 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बोलो होता है कि नहीं होता है, इतने कूलम। आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, ये मैंने नेगेटिव में नहीं लिया क्योंकि इतना ही पॉजिटिव अगर मैं लेता हूं प्रोटॉन तो भी चार्ज इतना ही होता, पर एक्चुअली मैं मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड यूज किया है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव का यहां कोई सेंस नहीं होगा, तो मैं केवल वैल्यू ले रहा हूं। तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब मैं आपसे एक चीज कहूं कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नाउ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है 1 मोल स्पेसीज इक्वल एवोगाड्रो नंबर ऑफ स्पेसीज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर इतना है तो Na इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा। क्या करेंगे, नंबर ऑफ एवोगाड्रो में हम लोग चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें जो 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा 1 मोल का। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज, 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ओवरऑल 1 मोल ऑफ चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, तो Na इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को मैं E माइनस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, किससे, E माइनस। दिस इज चार्ज ऑन एन
इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए अब मेरे को एवोगाद्रो की वैल्यू क्या होती है? 6.022 या 23 भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10⁻23 है, ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है। इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो लेक्चर बना रखा है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, कहां से 6.022 इंटू 10⁻23 आया, तो पूरा लेक्चर मैंने बना रखा है। इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19। आप इसको मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 9.648846 इंटू 10⁻23 प्लस का माइनस का 19 है, कितना आएगा? 4। 10⁻4 का मतलब आपके पास कितना हो गया? 10,000। तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 96488.46 इतने कूलम आपके पास आ गया। और इसी को उन्होंने ये एग्जैक्ट वैल्यू यूज ना करके 1 फैराडे के प्लेस पे हमेशा साइंटिफिकली उन्होंने क्या एक सिंपल वे की वैल्यू यूज की है, इसको अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू ली है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिजिट है। तो अप्रोक्सीमेशन में उन्होंने एक वैल्यू ली है, जो इसके अप्रोक्सीमेशन में कौन सी वैल्यू यूज की है? 96500, जबकि एग्जैक्ट ये होती है, पर एक्चुअल में उन्होंने वैल्यू का यूज की है 96500, राउंड फिगर में उन्होंने वैल्यू को यूज किया। तो आप ध्यान रखना, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1 फैराडे। तो 1 फैराडे की वैल्यू इतनी, पर एग्जैक्ट कितनी आती है? इसको इन्होंने राउंड फिगर में एग्जैक्ट वैल्यू ना यूज करके साइंटिफिकली, या मैं बोल सकता हूं राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू यूज कितनी की है? 96500 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ एवोगाद्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो आपने मल्टीप्लाई करके देखा, ये 1 फैराडे के इक्वल होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, जल्दी से देखें। चलिए, मैंने आपको बताया इन 1831 फैराडेज प्रपोज्ड अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर नोन एज फैराडेज लॉ। फर्स्ट लॉ, देयर आर ऑफ 2 लॉज ऑफ फैराडेज। फर्स्ट क्या था आपका? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बताइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको मैं आगे बताता हूं। अभी हमने देखा फैराडेज फर्स्ट लॉ में कि 1 फैराडे किसके इक्वल होता है? 96500, जो कि एक अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू ली जाती है 96500 कूलम। तो यहां पे हमने एक वैल्यू लिखी थी Z हमने क्या बताया था? Z क्या होता है आपको मैंने बताया, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, या इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट होता है। एक्चुअली इसको आप डिफाइन भी कर सकते थे, कैसे? जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया था Z इक्वल क्या लिया था? W इक्वल Z इंटू Q, और यहां से अगर आप Z की वैल्यू निकालना चाहते तो ये क्या आती? W अपॉन Q। और अगर Q की वैल्यू व्हेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेकन एज यूनिटी अगर 1 ले ली जाए, 1 कूलम, तो यहां पे अगर ये Q अगर 1 कूलम है तो Z किसके इक्वल होगा? W के। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज टेकन एज यूनिटी। अब बात आई कि सर आपने एक वैल्यू और लिखी थी कि Z इक्वल E अपॉन 96500, तो 1 फैराडे, ये 1 फैराडे है हमारे पास। तो ये कैसे आया? तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, इसको भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। कैसे बताइए मेरे को? कि जैसे मैंने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम 3+, तो यहां पे अगर मैं इसका रिडक्शन कराना चाहूं, 3 इलेक्ट्रॉन इसको मैं दे दूं, तो ये वापस से एक एल्यूमिनियम एटम, ये कैसा आयंस, ये कैसा एटम। तो यहां पे एल्यूमिनियम 3+ से अगर मैंने कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, सोडियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो मैं यहां पे समझाना ये चाहता हूं कि यहां पे इस 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब केवल 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? 1, यहां पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 3 फैराडे के इक्वल ये कंसीडर करेंगे हम लोग। मतलब यहां पे कितने मोल हैं?
यहां पे 3 मोल चार्ज है। कितना है इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? 3 मोल चार्ज का मतलब आप समझ गए होंगे कि 1 मोल जो चार्ज होता है, 1 मोल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालते थे? 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ स्पेसीज इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है 1.602। तो अभी मैंने निकाला था कि इनका मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाला था? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल पे उतना चार्ज था, तो इस 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 मोल ऑफ चार्ज। तो 3 मोल चार्ज इक्वल यहां पे कितना एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा? 1 मोल। तो यहां पे लेके चलेंगे 1 मोल एल्यूमिनियम। मतलब क्या है इसका वो समझें कि 3 मोल चार्ज का मतलब है 3 फेराइडे से। किससे है? 3 मोल चार्ज का मतलब है यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन हो, बैलेंसिंग में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आप फेराइडे की क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो लेके चलेंगे। यहां पे कितना कूलम लेके चलेंगे? 3 फेराइडे का मतलब फेराइडे में कितना होता है? 96500 कूलम। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लिया करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन जो होंगे उतने मोल ऑफ चार्ज होगा। तो 3 मोल चार्ज का मतलब 3 फेराइडे। अब एक चीज था, 1 मोल एल्यूमिनियम, तो 1 मोल जो होता है वो सब्सटेंस, वो एटम होगा तो एटम के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास के इक्वल होगा। तो एल्यूमिनियम एक एटम है तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 27 ग्राम। ध्यान रखना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि 3 × 96500 कूलम, 3, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन 3 है, तो इसका मतलब 3 मोल ऑफ चार्ज है। तो 3 और 1 फेराइडे में कितना होता है? इतना कूलम। ये किसके इक्वल होगा? 27 ग्राम, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। यहां कोई मॉलिक्यूल होता तो उसका मोलर मास लेके चलते। तो ध्यान रखना आप, वो सॉरी मॉलिक्यूलर मास लेके चलते। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में अंतर होता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मोलर मास में आपके एटॉमिक मास भी आ जाता है और मॉलिक्यूलर मास भी आ जाता है। तो यहां पे मैंने यूज कर लिया। तो सिंपल चीज है कि मैं अगर बात करूं कि जब Q1 कूलम हो तो ZW के बराबर होता, तो हमें Z की वैल्यू निकालनी, तो Z की वैल्यू वेट मतलब W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बराबर होगी। तो यहां से क्या करें? Q को 1 कूलम कर दें। तो यहां से 1 कूलम के लिए अगर मैं बात करूंगा, सिंस इतने कूलम इक्वल इतना वेट, तो देयरफॉर 1 कूलम इक्वल कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे? 27/3 × 96500। 1 कूलम इक्वल कितना मास होगा? इतने ग्राम। तो अब बताओ 1 कूलम जो है, 1 कूलम जब चार्ज होता है तो Z किसके इक्वल होता है? W के। तो ये W तो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही तो है ग्राम में, तो ये W किसके इक्वल होगा? Z के। तो यहां से अगर मैं बोलूं, कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि Z फॉर एल्यूमिनियम, क्योंकि मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूं समझाने के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा? Z किसके इक्वल होगा? Z W के। जब Q क्या हो? 1 कूलम, तो Q 1 कूलम है, तब ये W Z के इक्वल होता है। तो ये W किसके इक्वल हो जाएगा? 27/3 × 96500। ये केवल किसके केस की मैं बात कर रहा हूं? ये केवल मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? मेरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तभी तो ये ग्राम में है। तो यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो क्या, एक्चुअल में Z जो है वो यहां से समझे क्या आएगा। तो ये 27 क्या था? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास यूज करेंगे, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। तो सिंपल हम मोलर मास यूज कर ले रहे हैं यहां पे। मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास का मतलब है मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट लेके चलेंगे, और एटम हुआ तो एटॉमिक वेट लेके चलेंगे। फॉर मॉलिक्यूल, फॉर मॉलिक्यूलर सैंपल, और फॉर ये सैंपल, और फॉर एटॉमिक सैंपल, फॉर एटॉमिक सैंपल। आप जानते हो मोलर मास 2 टाइप का होता है, GAM और GMM। तो GAM किसके लिए होता है? एटॉमिक सैंपल के लिए, और GMM का मतलब ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए होता है? मॉलिक्यूल्स के लिए। तो मोलर मास है 3। क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस फैक्टर, ये क्या है? NF। यहाँ पे NF जो है, जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूं NF वर्ड, इसका मतलब है N फैक्टर भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, N फैक्टर, या इसी को हम लोग बैलेंस फैक्टर बोलते हैं। बैलेंसी बोल सकते हो या बैलेंस फैक्टर। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब बात आई ये बैलेंस फैक्टर, और ये क्या है? 96500 1 फेराइडे की वैल्यू है। तो ये Z का फॉर्मूला बन गया। अब इसको गौर से देखो आप, अगर आपके पास Z क्या लिख सकते हो? अगर आपके पास मॉलिक्यूल हुआ तो
मॉलिक्यूलर मास और एटम हुआ तो एटॉमिक मास। तो मैं यहां पे जनरली मॉलिक्यूलर वेट यूज कर ले रहा हूं, आप चाहें एटम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है वो मोलर मास। तो यहां पे मैंने m से रिप्रेजेंट कर लिया, ये NF हो गया और ये इंटू 96500। आप मुझे बताइए यहां पे कि आपको पता है कि सिंस E जो होता है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, वो किसके होता है? मोलर मास अपॉन बैलेंसी। ये क्या है? बैलेंसी। आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं ये, ठीक है। और ये क्या है? मोलर मास। भाई अगर मोलर मास कब होगा? मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास लेंगे, आप चाहें तो एटॉमिक मास ले लो। तो एटॉमिक मास अपॉन बैलेंसी हो जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन बैलेंसी हो जाएगा। तो मोलर मास यूज कर लिया मैंने, समझ लो मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहां मोलर मास है ये। तो आप बताइए इक्विवेलेंट वेट इसके इक्वल होता है, तो क्या मैं इस चीज को इक्विवेलेंट वेट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से Z इक्वल क्या आ जाएगा? E अपॉन 96500। और ये E क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये आप देखिए क्या वही फॉर्मूला आ गया जिसकी बात मैं कर रहा था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इन्वॉल्व होते हैं वो उतने मोल चार्ज के बराबर होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, 3 फेराइड हुआ इसका। 1 मोल में 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल आप जानते हो ग्राम पर मोल यूनिट होती है मोलर मास की। तो क्या होता है पर मोल में कितने ग्राम? तो इसका 27 होता है एटॉमिक वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट लेंगे, मॉलिक्यूल हुआ जैसे H2SO4 वगैरह तो पूरा 98 यूनिट करके जो हम लेते हैं वो लेके चलेंगे। तो आप डिपेंड करता है कि आपके पास सैंपल एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने इतने फेराइड में इतना मास है तो 1 कूलाम के लिए देखा। 1 कूलाम लेने पर W की वैल्यू Z के इक्वल होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस is known as electrochemical equivalent when the quantity of electricity is taken as unity। तो यहाँ पे जब 1 कूलाम के लिए बात करेंगे तो ये जो W होगा वही Z के इक्वल होगा। वहां से मैंने इनके क्या लिया? मैंने नोटिफिकेशन ले लिए, रिप्रेजेंटेशन ले लिए। तो ये मोलर मास को चाहे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। तो ये फॉर्मूला हमारा आराम से ड्राइव होके आ जाएगा। उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बात आती है मेरे भाई, आप मुझे बताओ, अभी आपने फेराइड में पढ़ा था क्या? W इक्वल, अब मैं देखो बहुत सारे फॉर्मूले अपने पास यहाँ से और क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने पढ़ा था W इक्वल Z इंटू Q, और Q हमने वहां पे लिख लिया था, क्या लिखा था? I इंटू T। और यहां से W इक्वल हम और क्या लिख सकते हैं? Z की वैल्यू क्या आई? E अपॉन 96500, ठीक है। इंटू Q भी लिख सकते हैं एक, आप चाहे सीधा Q दिया हो सकता है आपको करंट अलग दे दिया हो और कितने टाइम पे वो करंट फ्लो हो रहा हो वो अलग टाइम दे दिया हो। तो यहां से हम चाहें तो E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T भी लिख सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख दे, कैसे कि E क्या होता? इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंस फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। अब मैंने क्या किया? इस मॉलिक्यूलर मास को इधर लेके आया वेट की तरफ। तो यहां क्या बचा? I इंटू T अपॉन नंबर ऑफ n फैक्टर, मतलब n फैक्टर या बैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, 96500। अब मुझे बताइए, सिंस वी नो दैट जो W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सब लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? I इंटू T अपॉन NF इंटू 96500। तो अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं इससे या इससे निकाल लूंगा। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूंगा। और यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। तो ये इक्विवेलेंट मास, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो इक्विवेलेंट मास को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ एनी सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन क्या करेंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस।
इस चीज को समझाइए, मैंने डेफिनेशन दे दी। इक्विवेलेंट मास क्या होता है कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान सॉल्यूशन में, तो उस दौरान जो सब्सटेंस का मास प्रोड्यूस होता है वो मास हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास। और आपको पता है इक्विवेलेंट मास कईयों बार आपको बताया गया है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया, सपोज करो मैंने कहा H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका अगर आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई बैलेंस फैक्टर या बैलेंसी। तो आपको पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 98 यूनिट आ जाएगा। और यहां से आप देखें बैलेंस फैक्टर तो ये पता है 2 किसमें टूटता है, 2H प्लस में टूटता है, या SO4 2 माइनस में टूटता है। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, मैग्नीट्यूड लिया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 49 यूनिट क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज देखी। अब एक चीज मुझे बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे एक्चुअल में n जो है नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ n फैक्टर, मतलब बैलेंस फैक्टर और नंबर ऑफ मोल्स कैसे एक दूसरे के, अगर मैं यहां पे Q I इंटू टी किसके इक्वल है, Q के, और Q अगर 1 कूलम ले लूं तो 1 एक कांस्टेंट वैल्यू मतलब फिक्स कर दिया हमने, चार्ज अगर फिक्स कर दिया और ये कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 1 फेराइड है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएंगे, ये भी कांस्टेंट कर दूं, ये भी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स और वैलेंस फैक्टर एक दूसरे के कैसे होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे रिलेटेड एक बार कंपटीशन में IIT में जेई में एक बार क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था। तो ध्यान रखना जो नंबर ऑफ मोल्स उसमें पूछा गया था, नंबर ऑफ मोल्स बताओ एट कैथोड किसके आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ एन फैक्टर या एन फैक्टर एट कैथोड। और मैं कहूं नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि 1 में, तो नंबर ऑफ एन फैक्टर एट एनोड ये होगा। और मैं अगर यहां से एक रिलेशन बनाना चाहूं तो इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड किसके इक्वल आएगा। अगर इसमें डिवाइड कर दूं मैं तो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां लगेगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो जाए, इक्वल साइन लेके आएंगे तो यही कांस्टेंट इसमें ही मिलेगा, यही कांस्टेंट इसमें मिलेगा। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट इक्वल साइन लाने पे कांस्टेंट आने वाले ये वाली चीजें, और जो कांस्टेंट यहां होगा वही कांस्टेंट इस इलेक्ट्रोड पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो सेम है और सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कांस्टेंट भी सेम होंगे, तो वहां पे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे डिवाइड करने पर जो बैलेंस फैक्टर एट एनोड है वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, और बैलेंस फैक्टर ऑफ कैथोड कहां रह जाएगा, नीचे। तो बैलेंस फैक्टर एट एनोड अपॉन बैलेंस फैक्टर एट कैथोड। अब वहां था क्या कि नंबर ऑफ मोल्स एनोड पर पूछे गए थे, ये पता था कैथोड पर नंबर ऑफ मोल्स, और आपके पास बैलेंस फैक्टर एनोड और कैथोड दोनों के पता थे। तो बताइए इस रिलेशन से वो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया था करना। तो ये रिलेशन भी एक अच्छा है, आपको मैंने बताया 1 2, ये कंपटीशन के लिए, अपने बोर्ड में कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया। 1 2 3, इसी तरीके से ये रिलेशन 4 और छोटा मोटा ये फॉर्मूला, ये सब चीजें आपको कंफर्म हुई कैसे आई हैं, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ चीजें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए मैं रफ कर रहा हूं, काफी मजेदार चीजें, देखो छोटी छोटी बातें अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको कोई भी चीज रट्टा नहीं लगानी है, पर अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फॉर्मूला आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा यार मेहनत करके पढ़ो, हर चीज के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सी चीज क्या है, कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लो किसी ने पूछ लिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z को डिफाइन करो, तो हर बच्चा कर लेगा। Z को जब Q को जब बन लेते हैं तो Z W के इक्वल होता है। W क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही Z है जब हम लोग क्या करें, Q को बन करते हैं। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं कि Z इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे फैराडेज सेकंड लॉ, हेडिंग डालें। या सेकंड लॉ ऑफ फैराडे भी लिख सकते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ में उन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन, बात को समझना, जो मैं लिखवा रहा हूं उनको समझा करो कि मैं क्या लिख रहा हूं। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन सेम quantity
of electricity is passed through the different electrolytic solution then जब हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, देन अमाउंट ऑफ substances are directly proportional the amount of substances are directly proportional to their किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू देयर इक्विवेलेंट वेट। इसको समझें। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, when same quantity of electricity is passed through the different electrolytic solution, then the amount of substances are directly proportional to their electrovalent, या हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट वेट। तो ध्यान रखना, जो उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोवेलेंट वेट होते हैं उसके वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ये W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E। इसका मतलब समझें, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैं क्या बता रहा हूं, मान लो मैंने दो कंटेनर लिए, मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लें। ये मान लो एक, आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, डिपेंड करता है आप कितने डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेके चलना चाहते हैं। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में 2 या 3 जो भी लेंगे आप उसको सीरीज वाइज कनेक्टिविटी में लेंगे। आपको पता है 2 इलेक्ट्रोड ये लिए मैंने ऐसे ही सिंपल मेटालिक रॉड ले ली हैं, ठीक है ना। ये मैंने कोई सिंपल मेटालिक रॉड ली और इनको मैंने किससे कनेक्ट करा दिया, ये मैंने एक हाई पोटेंशियल सोर्स या बैटरी का यूज किया है। और यहाँ पे भी मैंने इनको आपस में इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ये लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव, और ये हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज पॉजिटिव। तो ये टर्मिनल नेगेटिव है, दैट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड डिप्ड किए, तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। और अगर ये गैल्वेनिक, ये कैसा सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और अगर ये गैल्वेनिक होता तो 2 डिफरेंट कंटेनर लेते दोनों इलेक्ट्रोड के लिए, वहां पे हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते थे, ध्यान है आपको। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इसमें टर्मिनल वाइज और चार्ज वाइज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो कैथोड, और ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये एनोड। इतने में कोई समस्या। मान लो मैंने यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेना, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे आपने इस जो ये डिप्ड कराए हैं, यहाँ पे आपने इनको डिप्ड करा दिया, सपोज करो
सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पे जो एक्वा सॉल्यूशन है वो किसका है, Ag प्लस का, ठीक है, और यहां पे जो है वो किसका है, Cu2 प्लस का। तो ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। अगर ये एनोड पॉजिटिव है तो ये ऑब्वियसली ये कैथोड होगा नेगेटिव। ये कैसा, ये अगर कैथोड नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये अपना हाई पोटेंशियल सोर्स या बैटरी हमने यूज की। अब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे मैंने बताया जब इसके अंदर सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी आप क्या करेंगे, जब सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो आपको पता है कि एनोड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव प्लेट। केवल इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए होता है। अगर गैल्वेनिक सेल होगा तो एनोड जो होता है टर्मिनल वाइज नेगेटिव हो जाता है। रटना मत कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। मैंने ये चीज गैल्वेनिक सेल में आपको बताया था। तो यहां तो अलग एक ही दो अलग अलग इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में लिए गए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे ये कंटेनर देखो या ये कंटेनर देखो, दोनों एक ही कंटेनर के अंदर एक ही कंपार्टमेंट में दोनों इलेक्ट्रोड हैं। तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, टर्मिनल वाइज भी चार्ज वाइज भी। ये मैं समझा चुका। गैल्वेनिक में जबकि चार्ज वाइज और टर्मिनल वाइज डिफर होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड के नाम से आप लिख रहे हो। तो एनोड अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो एनोड पर क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो इस तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इधर से, फिर ये इधर से इधर की ओर चलेंगे, देखो प्लस से माइनस की ओर। तो यहां पे तो करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इस प्रत्येक बच्चा जानता है करंट कैसा होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर एनोड से कैथोड है तो करंट का कैथोड से एनोड होगा। तो यहां पे ध्यान दें कि हमें यहां पे एक्चुअल में क्या बताया गया है। यहां पे ये बताया है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप समझ गए कि अगर हम यहां पे एक ही जितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां पे हम लोग पास कराएं, उतना अगर इसी से दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास कराया जाए दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो जो अमाउंट होता है सबस्टेंस का, जो इसमें सबस्टेंस लिया गया, जो इसमें सबस्टेंस लिया गया, तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके इक्विवेलेंट वेट। मान लो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट मान लो मैंने E1 मान लिया, इसका इक्विवेलेंट वेट मान लो मैंने E2 मान लिया। इसमें अमाउंट ऑफ सबस्टेंस W1 हो गए, इसमें अमाउंट ऑफ सबस्टेंस W2 हो गए। तो ये सिल्वर नाइट्रेट का अमाउंट है और सिल्वर नाइट्रेट का आप क्या लोगे, सिल्वर का आप क्या लोगे, इलेक्ट्रोलाइट वो इक्विवेलेंट वेट लोगे। यहां पे आप कॉपर सल्फेट का आप अमाउंट लेके चलेंगे तो यहां पे कॉपर का क्या लेके चलोगे, इक्विवेलेंट वेट। तो डिपेंड करता है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हमेशा क्या होगा, उनके रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे जल्दी से बोलें। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ Faraday, when same quantity of electricity passes through the different electrolyte या different electrolytic solution, then the amount of different substances is directly proportional to their respective equivalent weight। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने मान लिया कि ये दो सॉल्यूशन थे, इनके इक्विवेलेंट वेट और वेट ये है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं for two different इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, अगर यहां W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट के है तो इक्वल करके KE लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, ये K क्या है अपने पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां से अगर मैं W अपॉन E निकालना चाहूं तो ये किसके इक्वल आए, K क्या है यहां पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहां पे बताओ फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, for first electrolytic solution, क्या हम यहां से क्या लिख सकते हैं, W1 पहले का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए बात करूं मैं, कॉपर सल्फेट के लिए, तो इसका अमाउंट कितना होगा W1, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा E1, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है, इसको फर्स्ट डाल दो। अगर मैं बात करूं फॉर सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो आप बताइए यहां पे अमाउंट क्या होगा W2, और सिल्वर नाइट्रेट के लिए मैंने क्या मान लिया, इक्विवेलेंट वेट इसका कितना लिया E2, तो ये भी क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बराबर। अगर मैं बात करूं सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बताओ मेरे को यहां से W1 अगर RHS इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या इक्वल हो जाएगा LHS, तो W1 अपॉन E1 इक्वल क्या हो जाएगा W2 अपॉन
E2, तो ये इसका मतलब आप समझे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि वेट पहला किसका है, कॉपर सल्फेट का, तो आप लिख सकते थे W किसका, कॉपर का, तो इक्विवेलेंट वेट भी किसका, कॉपर का, ठीक है। वेट किसका, कॉपर का, तो यहाँ पे वेट किसका है, सिल्वर आयन का, सिल्वर का, और यहाँ पे भी इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, सिल्वर का। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब तीन होते तो तीनों को, क्योंकि ये सीरीज वाइज कनेक्टिविटी में सीरीज वाइज है, तो आप तीसरा अगर मान लो यहाँ पे मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेता, एक कंटेनर और बना होता, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता, तो तीन डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो जाते, तो तीन वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन 3 हो, 4 हो, 5 हो, सीरीज वाइज कितने भी हो, तो W1/E1 इक्वल W2/E2 इक्वल W3/E3 इक्वल W4/E, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। अब बात आई कि सर इसको हम लोग अगर प्रूव करना चाहें कि ये चीज W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E कहां से आया, तो ये कहीं अलग जगह से आपको नहीं प्रूव करने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E कैसे आया, तो ये कैसे आया अगर इसको देखना चाहें, तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट लॉ से ही। देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता था आपसे, आपको पता है W जो होता है वो इक्वल Z इंटू आई इंटू टी। अरे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q होता था, आपको पता है, ठीक है। ये W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q होता था, QIT होता, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे Z लिया है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, पीछे मैं बता के आया हूँ। अब मैंने आपसे कहा अगर मैं इसको ऐसे करके समझना यहाँ पे बहुत आराम से, और W इक्वल इस Z को क्या लिखते थे, E/96500 इंटू आई इंटू टी, बोलो। और अगर मैं W/E इधर ले आऊं तो ये क्या आ जाएगा, I इंटू T/96500, ये आएगा। अब यहां पे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, तो टाइम भी आपका कैसा होगा, टाइम भी फिक्स होगा, पर्टिकुलर टाइम पे ही तो आप सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस पास कराएंगे, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो ये यहां पे क्या है, कांस्टेंट, और ये भी एक क्या है, कांस्टेंट। तो बताइए, तो W/E यहां पे एक्चुअल में किसके बराबर, एक कांस्टेंट क्या मान लिया, ये वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, दैट मींस चार्ज कैसा होगा, कांस्टेंट। तो Q अगर कांस्टेंट और 96500 एक फेराडे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट K मान लो। तो यहां से W इक्वल क्या लिख सकते हो, K इंटू E। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर यहां से इक्वल साइन के साथ एक कांस्टेंट को हटाता हूं, तो क्या यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं। उल्टा सोच के देखिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम जब रिमूव करा के इक्वल साइन लगाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल करके कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट और इक्वल हटा के प्रोपोर्शनलिटी साइन ले सकते हैं। तो बताओ ये चीज हमारी प्रूव हुई कि नहीं हुई, कैसे आता है, बोलो। हर चीज क्लियर हो गई। तो पहले मैंने आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जल्दी से एक बार देखें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हमने 2 लॉ पढ़े फेराडेज के। 1831 में फेराडेज गेव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फर्स्ट लॉ के अंदर क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया था, according to the first law the amount of substances that is deposited or liberated at the electrode is directly proportional to the quantity of charge, ठीक है। और दूसरे में W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। तो यहां से एक बार जल्दी से बताएं मैंने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े। W को पहले फॉर्मूले में क्या था, W Q के बराबर था, Q किसके इक्वल था, मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूं। W किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, W इक्वल क्या था, Z इंटू Q, Q क्या था I इंटू T, और Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को देखा था, तो E/96500 प्रूव किया था। 96500 कहां से आया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखा था 1.602 × 10⁻⁻19 का कूलम होता, तो 1 मोल में कितना होगा, तो एवोगाड्रो का मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वहां से एक वैल्यू प्राप्त हुई थी जिसका हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था 96500 कूलम, जो हमें न्यूमेरिकल में यही यूज करनी, 1 फेराडे इक्वल 96500 कूलम। ये फिर हमने Z की वैल्यू को प्रूव भी किया था एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेके कि एक्चुअल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन होते हैं वो 3 मोल जो हमने यूज किए थे वो 3 फेराडे के इक्वल। अगर इतना मास होता है एल्यूमिनियम का 27, तो 1 कूलम में कितना होगा, तो वो चार्ज आया था। 1 कूलम अगर लेके चलते हैं चार्ज को, तो वहां पे W Z के इक्वल होता है। उस तरीके से हमने Z की वैल्यू भी निकाली थी, क्या E/96500 इक्विवेलेंट मास को हमने डिफाइन कर दिया था। और वहां पे हमने कई सारे नए फॉर्मूले बताए थे, जो मैंने बेट के फॉर्म में बताया था और नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में बताया था।
नंबर ऑफ मोल्स और बैलेंस फैक्टर का रिलेशन बताया था इलेक्ट्रोड पे, एनोड और कैथोड पर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेकंड लॉ पढ़ाया, सेकंड लॉ में क्या बताया आपको, बैलेंसी फैक्टर आप जानते हैं कैसे निकाले जाते हैं, अगर नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि बैलेंसी आप जानते हैं कोई भी चीज होती है उसका जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड देखा जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें स्टाइकोमेट्रिक से हम लोग डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकंड लॉ ऑफ फैराडे देखा, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ when same quantity of electricity is passed through the two different electrolytic solution, two or more than two different electrolytic solution, then the amount of the substances are directly proportional to their equivalent weight। तो वहां से हमने इस चीज को प्रूव किया, मतलब हमारे पास दो लॉ थे, एक में W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q और एक में W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E। तो इन वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको कंप्लीट कहानी बताई है, और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो देखें आज हमने फैराडेज लॉ को कंप्लीट किया, मतलब क्वांटिटेटिव हमने इलेक्ट्रोलिसिस को भी पढ़ लिया, क्योंकि जिसके अंदर हमें स्टडी करनी थी किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को W निकाल सकते हैं हम लोग, मोल्स N निकाल सकते हैं हम लोग, और वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अगर आप जानते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको कंसंट्रेशन अगर गिवन होगी तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, आसानी से निकाल सकते हैं। कई सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज घर पे इनको प्रॉपर वे में नोट्स को बनाना, इनको तैयार करना, कल इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। घर पे बस सुरक्षित रहें और स्वस्थ मन से पढ़ते रहें, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी जो मेहनत है वो केवल आपके हाथों में है। आप हमें गुमराह कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा को गुमराह कर सकते हैं, पर अपने आप को ये सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं कि जिंदगी में जो आपका लक्ष्य है अगर बहुत छोटा है तो यार ये सब वीडियो लेक्चर पढ़ना वगैरह ये बंद कर दो। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बिना किसी, मैं कोई पेमेंट पे नहीं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, मुझे ही पता कई लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, अभी कई लोग कमा खा रहे होंगे पर कईयों के पास नहीं होगा। फिर इसी वजह से अगर मैं मेहनत करके आपको डेली वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ और वो फील कराता हूँ जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मन से पढ़ें, क्योंकि आप मन से पढ़ेंगे, आप अच्छे तरीके से सफल होंगे तो वो मेरे को बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। बात आपको समझ में आ रही हो? कोशिश करिए कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, और अपने साथियों को जो नीड है, जिनको जो 12th के स्टूडेंट्स हैं या कंपटीशन के हैं, अगर आपको लगे तो आप जिनको शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करके भी बताइए। उम्मीद है कि इससे कईयों का भला होना चाहिए। आप केवल अपना भला मत सोचिए, अगर मैं आपका भला सोच के अगर बनाता होता तो मैं शायद वीडियो नहीं बनाता होता, अगर मैं रुपया देखता होता शायद वीडियो नहीं बनाता होगा। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि कईयों के पास ये वीडियो लेक्चर पहुंचाओ कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो इससे कईयों को बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूंगा। लॉकडाउन से क्या, कोविड-19 जैसी और भी महामारी अगर आ भी जाए तो भी हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि ये सब चीजें एक जो जीवन काल में क्या होता है, ऊपर नीचे यार होता रहता है, ये अपना टाइम है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें घर में भी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जब थोड़ी सी, पर अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ये हर एक बच्चे से मैं कह रहा हूं जो वीडियो लेक्चर को एंड तक देखता है और प्रॉपर वे में नोट्स बनाता है, ठीक है। क्योंकि यार बच्चे टिकटॉक, प्रैंक और मूवी में तो 3-3 घंटे टाइम दे देते हैं, पर एक वीडियो लेक्चर को अगर 40-45-50 मिनट से ऊपर अगर आ जाता है तो शायद उसको स्किप करके या आगे पीछे, ये लगता है बेटा आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने घर में बैठे हुए, हमको नहीं दे रहे हो। क्योंकि अगर हमारे थ्रू तो एक बच्चा भी सफल हो गया तो हम सफल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करेंगे और मुझे इस चीज की बेहद खुशी होगी जब आपका रिजल्ट कम समय में आप एक बेहतर रिजल्ट देंगे, ठीक है। इसी के साथ स्वस्थ मन से बस पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।